इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है अस्फा? व्हाट इज इकोलॉजी? यस, स्टडी अबाउट इन्वायरमेंट। समथिंग एल्स? क्या होता है तुम बताओ, इकोलॉजी क्या होता है? हाँ, जो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। हाँ ठीक है, गो ऑन, बोलो। विथ वन अनदर एज वेल एज विथ योर इन्वायरमेंट, यही होता है इकोलॉजी। उसमें तुम्हारा बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे, करेक्ट। यानी कि इन्वायरमेंट एक छोटा सा हिस्सा है इकोलॉजी का, समझ गए? इकोसिस्टम भी एक छोटा सा हिस्सा। ऑर्गेनिज्म का जो है एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है? हाँ, एक ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। ये जो इंटरलिंकिंग पावर है, ठीक है, जो सिस्टम है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। देखो सुनो, इकोलॉजी जो शब्द है आइकोस से आया है। आइकोस का मतलब होता है होम या प्लेस, जहाँ पे लोग रहते हैं, कोई भी रहते हैं। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जो जहाँ पे रहते हैं उसी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या कि होम ऑफ नेचर, इट इज स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर, कहाँ पे लोग रहते हैं, कहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, क्या क्या चीज़ पे डिपेंडेंट है, यही क्या है? इकोलॉजी है। इकोलॉजी बोला गया है कि साइंटिफिक स्टडी है रिलेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर, यही बताया अभी जस्ट, एंड विद देयर रेस्पेक्टिव इन्वायरमेंट। करेक्ट, बात हो चुका है इसके बारे में। इसमें क्या है कि इसमें जानना है कि किस तरह ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते, चाहे एनर्जी फ्लो हो, मिनरल साइकिलिंग हो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो, फास्फोरस कैसे आता है ना, कैसे तुम्हारा सल्फर आता है, कैसे कैसे गैसियस साइकिल काम करता है, सभी क्या है? न्यूट्रिएंट साइकिल है। न्यूट्रिएंट साइकिल दो भाग में तोड़े थे, गैसियस साइकिल एंड, देख रहे हो, सब कुछ क्रोनोलॉजी है यहाँ पे। तुम लोग को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है, रिवीजन है ये, यू हैव टू कंट्रीब्यूट। फाइन। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, यदि हिस्ट्री देखें तो क्या है कि जो रूट्स इकोलॉजी का वो नेचुरल हिस्ट्री में पाया जाता है एज अ ओल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन। देखो हम पहले ही बताए थे कि ह्यूमन बीइंग ने क्या क्या कदम कदम पे अपने अपने तरीके से इन्वायरमेंट पे उसने इंटरेक्ट किया है। पहले के लोग क्या था, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था तो उसका अलग तरीका था, केव्स वगैरह बना के रहता था। अभी देखो आदमी के पास टेक्नोलॉजी है, एडेप्टेशन है, मिटिगेशन है, उसके हिसाब से आदमी इन्वायरमेंट को चेंज करता है, करेक्ट। तो पुराना हिस्ट्री देखे थे तो उसमें ये भी जाने थे, देखो इन प्रिमिटिव सोसाइटीज एवरी इंडिविजुअल वाज रिक्वायर्ड टू हैव इंटीमेट नॉलेज ऑफ हिज इन्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल अबाउट द फोर्सेज ऑफ नेचर ऑफ एंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड हिम और हर। क्या बोला कि पहले का प्रिमिटिव सोसाइटी में, पहले का जो सिविलाइजेशन था उसमें क्या है कि लोगों को नॉलेज था अपने इन्वायरमेंट को लेकर। क्यों? क्योंकि उसको सर्वाइव को देगा, सर्वाइवल को कदम देगा, वो उसको डिसाइड करेगा। क्यों? कि मान लो ऐसा जगह केव्स नहीं बनाया जाएगा जो कि वल्नरेबल हो, उसी जगह बनाया जाएगा जो सुरक्षित हो, चाहे एनिमल्स अटैक ना हो वहाँ पे। यानी कहने का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग ने हर समय इकोलॉजी को समझा है, समझ गए ना बात को। तो इसका तुम्हारा रेफरेंस क्या है, वो लिखाए भी थे। इसका रेफरेंस तुम्हारा वैदिक पीरियड में भी पाया जाता है, वेदास में भी है, संहितास में है, ब्राह्मणास में भी है, अरंक्यास में भी है, उपनिषद में भी है। करेक्ट बात है। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारा मेडिसिन, मेडिसिन भी क्या है, आयुर्वेदा वगैरह क्या है, सभी इकोलॉजी का ही पार्ट है, वहीं से लिए गए हैं, है ना। जैसे तुम्हारा चरक संहिता बताएगा या सर्जिकल टेक्स्ट बताएगा, सुश्रुता का संहिता का, सभी में बताया जाता है कि किस तरह ह्यूमन बीइंग को प्लांट्स और एनिमल्स इकोलॉजी से उसको पूरी तरह से जानकारी था, तभी तो हम वहाँ से मेडिसिन एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। जब तक हमको इकोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा तब तक कहाँ से आयुर्वेदा का बात होगा, बिल्कुल बात नहीं हो सकता है। यानी कदम कदम पे ह्यूमन बीइंग ने क्या क्या इंटरफेयर किया है इकोलॉजी के साथ, बात समझ में आया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है कि दिस टेक्स्ट कंटेन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट, लैंड इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ सोइल्स, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। क्या है इस टेक्स्ट में, जितने भी टेक्स्ट बताएंगे हैं, चाहे चरक संहिता हो, चाहे संहितास हो, ब्राह्मणास हो, सभी में बताया गया कौन से एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या उसका हैबिटेट्स है, क्या क्या हैबिट्स है, किस तरह का नेचुरल वेजिटेशन होगा, सभी चीज़ के बारे में जिक्र है। जैसे कि एग्जाम्पल चरक संहिता में लिखा गया है कि इंफॉर्मेशन दैट एयर, लैंड, वाटर, सीजनर्स वर इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ को चलाने के लिए सबसे महत्व क्या है, हवा का है, लैंड का है, वाटर का और सीजन्स का है। ठीक है, यदि तुम्हारा एयर पल्यूट हो जाएगा, ठीक है, वाटर पल्यूट हो जाए तो इंजurious होगा हेल्थ को। सोचो वैदिक काल में तुमको ये बात बता दिया गया, यानी कि
इंडियन सोसाइटी क्या है, इकोलॉजी को लेके चल रहा है, अभी से नहीं बहुत पहले से। और इसलिए मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो बताते हैं ये चीज़ कि हमारा वैदिक टेक्स्ट में भी ये चीज़ लिखा गया है, और वो बार बार कोट भी करते हैं, वहाँ से बाहर जाते हैं तो बहुत बार कोट करते हैं। ठीक है, क्यों कोट करते हैं? क्योंकि हम लोग के वेदास में है, हम लोग के कल्चर में पहले से इकोलॉजी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। समझ गए? इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। देखो यही बोले थे कि जो भी आपके इर्द गिर्द जुड़ा हुआ है और जो ऑर्गेनिजम्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वही इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का रिलेटिव टर्म है, जैसे प्रिंस के अगल बगल जुड़ा है तो उसका इन्वायरमेंट है, मेरे आसपास जुड़ा है तो मेरा इन्वायरमेंट है। ये रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। हर एक आदमी का अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। बात समझ गए? अब क्या है कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? दूसरा उधर देखो साइड में क्या है, सम ऑफ टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट, जो कि इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, सराउंडिंग ऑर्गेनिजम्स को। करेक्ट बात है, इन्फ्लुएंस करेगा। प्रिसिपिटेशन हो रहा है, इन्फ्लुएंस कर दिया, तुम्हारा मूड तक को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये बात समझ रहे हो ना? पकौड़ा खाने का मन कर जाएगा तुमको ठंडी में, मोमो खाने का मन कर जाएगा ठंडी में, और फिर गर्मी में पसीना चू रहा है तो उस समय मन नहीं करेगा। समझ गए बात के? समझ में आया बतिया तुमको? हाँ, और वो हम तुम्हारे अंदर घुसा दिए। देखो ऑल ऑर्गेनिजम्स, वायरस से एनिमल तक, ठीक है, सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और सभी इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट। किस लिए डिपेंडेंट है? फूड के लिए डिपेंडेंट है, एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है, वाटर के लिए है, ऑक्सीजन के लिए, शेल्टर के लिए, और बहुत सारे चीज़ के लिए है। समझ में आ रहा है सभी चीज़? अब देखो जो रिलेशन है और इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का, वो हाईली कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? क्यों? फूड, यहीं पे फूड वेब भी है, यहीं पे फूड चेन भी है, यहीं पे तुम्हारा सब ट्रॉपिकल लेवल से ऊपर लेवल जा रहा है, ऑटोट्रॉप से ऊपर जा रहा है, बहुत अलग पिरामिड है, नंबर है, मास है ना, एनर्जी का फ्लो है, यानी कि कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं जितना आसान आपको लग रहा है। ठीक है, ग्रास पे बहुत सारी चीज़ डिपेंडेंट है, डियर भी डिपेंडेंट है, काऊ भी डिपेंडेंट है, काऊ के ऊपर भी बहुत सारा डिपेंडेंट है। ठीक है ना, हर एक चीज़ क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर। समझिए बात को? तो वही बोला कि इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं है, इन्वायरमेंट क्या है कि समय के साथ चेंज होने वाला चीज़ है कि नहीं है? बहुत सारे पहले दशक, बहुत सारा शताब्दी पहले विजिट करो, कुछ और तल है और अभी कुछ और है, आने वाले समय में कुछ और हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हर समय चेंज हो रहा है चीज़। क्लाइमेट चेंज एक क्लासिकल एग्जांपल है कि इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं हो सकता है कि नहीं है? ठीक है, ये तो बारिश तुम्हारा, ये तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम की बात है। तुम देख लो क्लाइमेट चेंज, प्री इंडस्ट्रियल पीरियड जाओ बहुत कम था, अभी देखो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, इन्वायरमेंट पे अचानक अटैक हो रहा है, अचानक चेंज हो रहा है। अब देखो बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर फ्लक्स एंड कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली। हर समय बायोटिक और अबायोटिक का जो इंटरेक्शन हो हर समय चेंज हो रहा है। क्या क्या कंपोनेंट्स है देखो अबायोटिक में? अबायोटिक मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। क्या है? एनर्जी है, रेडिएशन है, टेम्परेचर है, हीट फ्लो है, वाटर है ना, एटमॉस्फेरिक गैसेस आज बताए थे इसके बारे में, विंड है, फायर है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो बैठे हो ग्रेविटी का ही है योगदान। टोपोग्राफी का लैंड स्ट्रक्चर है कि नहीं? आज कहाँ गंगा के प्लेन में हो, है ना, कभी हिली में रह सकते हो, कभी प्लेट्यू में रह सकते हो, टोपोग्राफी है। सोयल जानते हो, गंगा का पट्टी क्यों इतना फेमस है? सोयल के वजह से। समझ गए? जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम मतलब थोड़ी देर में बताएंगे। सबस्ट्रेटम मतलब सोयल का फॉर्मेशन में जो अलग अलग जो लेवल पे काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसमें बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में आएगा, इसको अभी खोलेंगे थोड़ी देर में। बायोटिक है, बायोटिक में जान रहे हो, ग्रीन प्लांट से, ऑटोट्रॉप से, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी हो सकता है बिल्कुल, जो कि ग्रीन कलर का नहीं है। ठीक है, डिकम्पोजर से जान ही रहे हो, डिकम्पोजर्स क्या होता है? क्या होता है डिकम्पोजर्स, तुम बताओगे नीतीश? हाँ बिल्कुल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फिर न्यूट्रिएंट्स देगा एटमॉस्फेयर में या फिर नेचर में और लूप में चलेगा। उसके बाद पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स भी क्या है? वही डिकम्पोजर का ही एक पार्ट है। ठीक है, सिम्बायोइड्स वो भी एक वही टाइप का, एनिमल्स और मैन, ये सभी क्या है? ये सभी आपका बायोटिक है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल दिया है कि आप एग्जांपल ले लीजिए फिश का। ठीक है, एक पॉन्ड में तो क्या होता है, फिश को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी इम्पैक्ट कर सकता है, इंटरनल भी, इंटरनल खुद का अंदर का गिल्स वगैरह हो गया उसका, बॉडी के अंदर का, बाहर का भी इम्पैक्ट करेगा। तो देखो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो जाएंगे फिश के लिए, तो एक क्लासिकल एग्जांपल के द्वारा तुमको बताने का प्रयास किया गया है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकता है? लाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है ना, और वाटर हो सकता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे गैसेस प्रोडक्ट हो सकते हैं, है ना, ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं जो कि डिजॉल्व
है कि नहीं, वाटर में डिजॉल्व है। ऑक्सीजन भी क्या वाटर में डिजॉल्व है, यही तो तोड़ दे रहा था एल्गी, और ये तोड़ दे रहा था तो नीचे पहुंच नहीं पा रहा था और बहुत त्रासदी हो रहा था वहाँ पे। समझ रहे हो बात को? तो बायोटिक इन्वायरमेंट जो है उसमें क्या है तुम्हारा कि बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। प्लैंकटन, इसके बारे में बार बार जिक्र हुआ है, ठीक है। विच इट एज्यूम एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, ये एक्वेटिक सिस्टम के अंदर है। सर ये हमको नहीं समझ आया, पढ़े प्लैंकटन व्हिच इट एज्यूम एज वेल एज का मतलब एज वेल एज प्लैंकटन का व्हिच इट एज्यूम क्या नहीं समझ में आया तुम्हारा? प्लैंकटन है ना सर, प्लैंकटन व्हिच इट एज्यूम एज वेल एज, देखो कहने का मतलब देखो, इसका लिखने का तरीका क्या है कि जो बायोटिक इन्वायरमेंट उसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हो, जैसे प्लैंकटन भी हो सकता है जो कि तुम सोच सकते हो, साथ साथ एक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, डिकम्पोज। लिखने का तरीका है, शैली है, ठीक है ना। इसलिए बोलते न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो तब समझ में आएगा अच्छे से। देखो इंटरनल ये तो हो गया, एक्सटर्नल समझ में आया। एक्सटर्नल क्या हो गया, ऑक्सीजन किस तरह डिजॉल्व है, बाकी सब किस तरह डिजॉल्व है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट वैल्यू वगैरह ऑर्गेनिक सब। अब इंटरनल क्या है कि जो तुम्हारा इट इज़ इनक्लोज बाय द आउटर बॉडी ऑफ सरफेस, जो तुम्हारा उसका फीस का जो अंदर का चीज़ जो है, जो जिस क्या हो रहा है ऊपर से कवर्ड है, यानी कि अंदर जो क्या हरकत हो रहा है। जैसे द इंटरनल इन्वायरमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल हो गया एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल। ऑब्वियसली बाहर क्या है, हो सकता है रेनफॉल कम हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर कम हो जाए, अंदर तो आदमी का स्टेबिलिटी होता है ना। स्टेबल है तभी तो जी रहा है, अनस्टेबल हो गया तो बीमार हो जाएगा, तुरंत कुछ से कुछ हो जाएगा। अनस्टेबल मतलब क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स में कुछ दिक्कत है अंदर बॉडी में, यानी कि बॉडी हर समय चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो क्या स्टेबल रहने का प्रयास करता है। हाउएवर इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि इंजुरी भी हो सकता है उसको, इलनेस भी हो सकता है ना, एक्सेसिव स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। और इंटरनल इन्वायरमेंट को इससे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑर्गेनिज्म को इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मरीन फिश क्या है, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में डाल दोगे तो क्या सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसका स्टेबिलिटी खो देगा वो, क्योंकि पहले से डिपेंडेंट है। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए। ये है इन्फेरेंस, यहाँ से इन्फेरेंस समझते हो। कंक्लूजन क्या निकाले हुए, कंक्लूजन समझ में आ रहा है? फाइन। अब देखो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी बता चुके हैं तुम लोग को, क्या बता चुके हैं, इंडिविजुअल बता चुके हैं, पॉपुलेशन बता चुके हैं, कम्युनिटी बता चुके हैं, ठीक है। आसपा समझ में आ रहा है, यू हैव टू कंट्रीब्यूट। अब देखो इंडिविजुअल क्या है, ऑर्गेनिज्म इन इंडिविजुअल लिविंग दैट हैज एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, है ना। कोई भी इंडिविजुअल क्या है, अपना मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, अपना इवोल्यूशन क्या है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली कर रहा है, ठीक है। वो प्लांट भी हो सकता है, बार बार जिक्र हुआ था इसके बारे में, एनिमल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियम भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे बना है, ऑर्गन्स से बना है, ऑर्गनलेस से बना है, अदर पार्ट से बना है, जो साथ साथ काम करके लाइफ के गतिविधि को, एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाते हैं, है ना। ऑर्गनलेस बढ़ता है, टिश्यूज बढ़ता है हम लोग का लेवल। तो इंडिविजुअल क्या है बाबू, इंडिविजुअल अपना एक्टिव काम करता है, इंडिपेंडेंट काम करता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। दैट इज ऑल अबाउट योर इंडिविजुअल, उसका आइडेंटिटी है, बिल्कुल, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, इसी इंडिविजुअल को साथ में रख दो, ठीक है, सेम स्पीसीज को साथ में रख दो, है ना, डिफाइन एरिया में रख दो और डिफाइन पीरियड में रख दो, उसको हो गया पॉपुलेशन। तो यहाँ पे बार बार बोले कि पॉपुलेशन किस चीज़ का भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, बस ह्यूमन की तरफ नहीं जाना चाहिए ज़्यादा, ठीक है, एवरी स्पीसीज का हो सकता है। तो देखो आप समझो, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीसीज, बोला जा रहा है सेम स्पीसीज होना चाहिए, और डिफाइंड एरिया वो ऑक्यूपाई करेगा और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर। ये नहीं कि 1990 में अलग था और अभी नाप रहे पॉपुलेशन, नहीं, अभी नापे को तो कंपेयर कर सकते हो, ये नहीं बोल सकते कि 1990 में इतना बड़ा था और अभी का डेटा के हिसाब से, नो, यू कांट डू दिस थिंग्स, यू हैव टू ओनली कंपेयर। उसके लिए तुमको 1990 में जाना पड़ेगा वहाँ का पॉपुलेशन देखने के लिए, क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड में था वो चीज़, और उस टाइम फ्रेम में था और उस प्लेस में था। प्लेस और टाइम इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन को देखने के लिए, कि कितना ऑक्यूपाई था वहाँ पे, कौन सा टाइम फ्रेमवर्क में था। फाइन है, 2-3 बार एक्सप्लेन किया जाएगा एक ही चीज़ को, ताकि दिमाग में क्या हो सके, बढ़ सके। ग्रोथ का बारे में बताए थे बाबू तुम लोग को, ग्रोथ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। देखो यहाँ पे भी यही बात कहा गया, देखो
पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो सकता है? परसेंटेज वेरिएशन है, जो कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन 2 लेवल्स में अलग अलग है। 90 के दशक में कुछ और था, 2000 के दशक में कुछ और है। क्या या तो ग्रोथ हो सकता है, या पॉजिटिव ग्रोथ हो सकता है, या तो नेगेटिव ग्रोथ हो सकता है कि नहीं है? वही सब चीज़ लिखा गया है। जो फैक्टर जो बढ़ाते हैं ह्यूमन बींग को या फिर कोई भी पॉपुलेशंस को, तो क्या हो सकता है? बर्थ और इमिग्रेशन, बर्थ हो रहा है या फिर बाहर से आदमी आके ऐड हो जा रहा है उसमें, ऑर्गेनिज्म, प्रवासी लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब प्रवासी ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। ठीक उल्टा देखो, ठीक उल्टा क्या, नेगेटिव रेट कब होगा? माइग्रेट हो गया या फिर डेथ रेट हाई हो गया, ठीक है। देखो बता दिया गया। द मेन लिमिटिंग फैक्टर्स है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स ही है ना। यदि तुमको अच्छे से अबायोटिक मिलना शुरू हो गया बायोटिक को, तो क्या ग्रोथ होगा अच्छे से? प्रिसिपिटेशन ढंग से मिलना शुरू हो गया, रेनफॉल ढंग से मिलना शुरू हो गया, ऑक्सीजन ढंग से मिलना शुरू हो गया, क्या है? अबायोटिक है। यानी कि एक पॉपुलेशन को भी फलने और फूलने में सबसे बड़ा योगदान इन्वायरमेंट का है। ओके, ठीक है, समझ में आया? एंड देन वी हैव, देखो दूसरा क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। बताए थे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रिलेशन है किसके बीच में? कि इंडिविजुअल और कितना पॉपुलेशन कितना स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। और यदि हम ह्यूमन पॉपुलेशन के हिसाब से जाए तो 1 किलोमीटर के एरिया में कितना पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। ये हम मैथमेटिक्स के टर्म में बता रहे हैं, ठीक है। और ये किसके लिए भी हो सकता है? ह्यूमन बींग के लिए भी हो सकता है। और यदि हम स्टेट का बात करें तो बिहार इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 1 किलोमीटर इंटू कर दो, एक एरिया बन जाएगा। 1 किलोमीटर कर दो, एरिया बन जाएगा एक। इस एरिया में पॉपुलेशन रहने वाले लोग क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी। उस हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बिहार में है। बिहार के पास कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और यदि दिल्ली को हम स्टेट घोषित कर दे तो क्या होगा स्थिति? सबसे पहले आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। मुंबई को नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन टेरिटरी का दर्जा नहीं है उसको। इंडियन टेरिटरी के बाद स्टेट का दर्जा मिलता है, सभी को पता होना चाहिए ये बात। कम्युनिटी कहाँ से यात्रा शुरू किए? इंडिविजुअल से यात्रा शुरू किए, पॉपुलेशन तक आए, अब कम्युनिटी आए। क्योंकि 6 ऑर्गेनाइजेशन का है, इसका 6 लेवल है ना जी ऑर्गेनाइजेशन का, तो 2 लेवल हो चुका है। तीसरा लेवल देखो कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या बोल रहे हैं कि यदि तुम इर्द गिर्द देखोगे अपने आप को ही तो क्या पाओगे? विल नोटिस दैट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्डम अकर बाय देमसेल्फ। क्या है? डिपेंड करते, नेवर, क्या बोले जा रहे हैं? डिपेंड करते हैं। द रीज़न फॉर दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस। इन ऑर्डर टू सर्वाइव करना है तो आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। एक ऑर्गेनिजम्स का झुंड और एक ऑर्गेनिज्म का झुंड एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। यही दिल्ली का केस बताए थे। क्या हुआ? तुम कहाँ खो गया? मैं यही सोच रहा हूँ। कम्युनिटी का बताए थे, दिल्ली और बिहार का एग्जाम्पल दिए थे हम तुमको पहले। एक झुंड का ऑर्गेनिज्म और एक झुंड का एक पॉपुलेशन और एक उसका इंटरेक्शन, यही क्या है? कम्युनिटी है। जैसे कि एग्जाम्पल ये शनिचरा स्थान हो गया, कोई मुंगेरीगंज, क्या है? कम्युनिटी है, इंटरेक्शन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वो भी हो सकता है इंटरेक्शन। देखो बिल्कुल सब जगह होता है, जहाँ जहाँ तुम्हारा बड़ा बड़ा फेयर होगा, फेस्टिवल्स होगा, सभी में होगा वो चीज़, बिल्कुल सभी में होगा। देखो एग्जाम्पल्स क्या है कि एनिमल्स रिक्वायर प्लांट्स फॉर फूड एंड ट्रीज फॉर शेल्टर। एनिमल को प्लांट चाहिए, जानते हो किस लिए? फूड के लिए, है ना, सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स है। ट्रीज चाहिए शेल्टर के लिए। प्लांट्स रिक्वायर एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, जानते हो पॉलिनेशन चाहिए, क्यों? ट्रांसफर ऑफ स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स, यानी कि दोनों को एक दूसरे का रिलेशन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। और तुम्हारा सोयल ऑर्गेनिजम्स को क्या, वो भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, साइकिल में डालने के लिए। यानी कि हर एक बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही क्या है? यही एक ऑर्गेनिजम्स का झुंड और एक ऑर्गेनिजम्स का झुंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि नहीं जुड़े रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे इंडिया जुड़ा हुआ यूएस से, नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा ही नहीं, ग्रोथ होगा ही नहीं जीडीपी का। ये भी एक कम्युनिटी का क्लासिकल एग्जांपल है कि एक दूसरे से जुड़े हैं सर्वाइवल के लिए। तो देखो जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? इंसेक्ट्स जुड़े हुए हैं। कैसे? प्लांट्स में तुम्हारा जो पॉलिनेशन प्रोसेस हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है? तुम्हारा एनिमल्स की वजह से हो रहा है। एनिमल्स को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उसको वहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलता है। बटरफ्लाई, हाँ, वो एक्सक्रीट कर देता है, उसका सीड को पचा पाता है। हाँ, और सीड समझ गए बात को? तो क्या हो गया? देखो कम्युनिटीज इन मोस्ट इंस्टेंस आर नेड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज। वही बोले थे कि इकोटोन में इसको बोलते हैं एज इफेक्ट या एज स्पीसीज। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे कम्युनिटीज़ में कोई एक डोमिनेंट प्लांट ऑक्युपाई करता है, एक प्लांट जो सबसे ज़्यादा वर्चस्व है कम्युनिटी में।
एग्जाम्पल तुम्हारा देखो, एक ग्रासलैंड कम्युनिटी है, उसमें ग्रासेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, इसलिए उस ग्रासलैंड को हम क्या बोल देते हैं कि ग्रासलैंड कम्युनिटी है। यानी कि जिस कम्युनिटी में जो ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा दबदबा रहेगा उस ऑर्गेनिज्म से हम लोग उस कम्युनिटी को पुकारेंगे। जैसे ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट हो गया, बात समझ गए, हो गया ये। और कम्युनिटी क्या बोलेगी, फिक्स्ड नहीं हो सकता, ना ही रिजिड हो सकता, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे अमेज़न का देख लो, कितना बड़ा विशाल है। एक छोटा ट्रीज का भी तुम इकोसिस्टम देख सकते हो, बहुत छोटा है ना। तो ये जो हमारा जो अंडरलाइन दिया गया, ये खुद पढ़ने वाला चीज़ है, ठीक है। इसमें नासा वगैरह दिया है, ये हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे ये सब चीज़। देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो मेजर कम्युनिटी हो सकते हैं और माइनॉरिटी हो सकते हैं, ठीक है। अब मेजर क्या है कि लार्ज साइज हो सकते हैं, वेल ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तभी तो मेजर है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से अपने आप पे सर्वाइवल पे डिपेंड करते हैं। देखो एग्जांपल क्या है कि डिपेंड किस पे करते हैं, सन एनर्जी पे डिपेंड कर सकते हैं जो बाहर से आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम द एडजेसेंट कम्युनिटीज, बाहर के कम्युनिटी से डिपेंड नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल तुम्हारा क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट का, बस उसको सनलाइट से मतलब है, बाकी सभी रिसोर्सेज उसके पास है, आराम से खाना बनेगा, आराम से मनोरंजन में है, वो आराम से मस्ती कर रहा है, और समझ रहे। हाँ, तो ये क्या है, ये सब मेजर कम्युनिटी है, समझ में आ रहा है सभी को। माइनर कम्युनिटीज देखो ठीक डिफरेंस आ जाएगा, ये डिपेंडेंट होगा नेबरिंग कम्युनिटीज, इनपुट्स और आउटपुट्स के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। देखो दे आर द सेकेंडरी, इसको सेकेंडरी एग्रीगेशंस कहेंगे, ठीक है। मेजर कम्युनिटी के अंदर का बात है, क्यों, क्योंकि दूसरे कम्युनिटी पे ये डिपेंडेंट है एंड आर नॉट देयर फॉर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, इसलिए हम एक कह सकते हैं कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स क्या है तुम्हारा, डायनेमिक्स, वो डिपेंड करता है कि बाहर से कैसे आएगा। जैसे कि अ मैट ऑफ लीचेन ऑन अ काउ डंग पैड, जैसे कि क्या लीचेन पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है गोबर पे, तो क्या लीचेन माइनॉरिटी कम्युनिटी हो गया एज कम्पेयर टू योर काउ डंग इंडिपेंडेंट कम्युनिटी, मेजर कम्युनिटी यहाँ के हिसाब से बहुत छोटा है। समझ गए बात को, समझ गए। यानी कि माइनर कम्युनिटी क्या है, मेजर कम्युनिटी पे बिल्कुल ही डिपेंड करेगा, और मेजर कम्युनिटी क्या है वो डिपेंड नहीं करेगा, बस कुछ एबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करेगा, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन जो कि बाहर से मिल रहा है उसको, ठीक है। समझ में आया ना जी सबको। देखो स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बोला जा रहा है कि ये डिपेंड कर सकता है आपका नंबर ऑफ स्पीसीज, हो सकता है किसी में स्पीसीज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, हो सकता है कोई एक ही वाला हो सकता है बहुत सेवरल स्पीसीज हो, जैसे गिर फॉरेस्ट का बताया तो वहाँ पर लाइन ही लाइन है, जाओ। और किसी में क्या है कि बहुत सारा चीज़ है, हो सकता है ऐसा। तो क्या है कि इन अ कम्युनिटी द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड साइज ऑफ देयर पॉपुलेशन वेरी ग्रेटली, है ना, बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। कम्युनिटी में एक टाइप का स्पीसीज भी हो सकता है या बहुत टाइप का स्पीसीज भी हो सकता है। जैसे अभी ट्रॉपिकल नॉर्थ ईस्ट का देखें तो एक टाइप का फॉरेस्ट है, बहुत सारे में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, है ना, बहुत सारे। तुम देख लो सेंचुरी को उठा के देख लो कि क्या एक केवल बर्ड सेंचुरी है, एक क्या है तुम्हारा बायोस्फीयर है, उसमें सब कोई डिपेंडेंट है, हर कोई एनिमल्स को रख सकते हैं। तो क्या है, कम्युनिटी डिपेंड करता है कि एक सिंगल स्पीसीज से भी शुरू हो सकता है और ये मेजर तक भी जा सकता है। वाइल्ड सेंचुरी में बहुत तरह का असर रहता है, हाँ, उसमें बहुत बिल्कुल, तो वो मेजर हो गया, सेवरल स्पीसीज हो गया, वो भी कम्युनिटी है एक, समझना है। देखो द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है यानी कि अबायोटिक फैक्टर्स है, वो बहुत उस पर क्या कम्युनिटी डिपेंड करेगा, एज वेल एज पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेंबर्स इन द कम्युनिटी, किस तरह का पैटर्न है, किस तरह का मेंबर्स है वहाँ पे, क्या बड़े मेंबर्स है, छोटे मेंबर्स, किस तरह का मेंबर्स है, क्या तुम्हारा प्राइमरी सक्सेशन वाला है, क्या तुम्हारा सेकेंडरी सक्सेशन वाला है, ये भी डिपेंड करेगा कम्युनिटी को फलने और फूलने में। समझ में आ रहा है ना जी। द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ द कम्युनिटी इज टर्म्ड एज द स्ट्रक्चर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण है कम्युनिटी का, वही हम लोग स्ट्रक्चर कहलाएंगे, स्ट्रक्चर कहलाते हैं। जो कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, पॉपुलेशन से रिफ्लेक्ट हो सकता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि बड़ा कम्युनिटी है ना। उसका रेंज, यदि एरिया बहुत बड़ा है तो हम बोलेंगे बड़ा है वो, समझ गए। एरिया, द टाइप ऑफ एरिया दे इनहैबिट, किस टाइप का स्पीसीज वहाँ पे रह रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, कितने प्रजाति के लोग रह पाते हैं वहाँ पे, कितने प्रजाति के ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, ये सभी चीज़ डिपेंड करते हैं आपके क्या, कि आपका कम्युनिटी छोटा है या बड़ा है, या फिर आपका कम्युनिटी पे कितना की स्टोन वाला स्पीसीज है, कितना अम्ब्रेला वाला स्पीसीज है, कितना आपका फ्लैगशिप वाला स्पीसीज है, सब तो क्या कम्युनिटी का ही 5 भाग तोड़े थे कि नहीं तोड़े थे यहाँ पे बोर्ड पे, याद है तुम लोग को, याद है आसपा 5 था कि नहीं था जी, अम्ब्रेला था, फ्लैगशिप था, प्रायोरिटी था,
क्या डिपेंड करेगा ना, इंडिकेटर था, है ना, बात समझ रहे हो ना। तो हर एक चीज़ देखो यहाँ पे नहीं दिया गया, मैं लिंक कर सकते हो, है ना। फ्लेक्सिंग था जो रिप्रेजेंट करता था। हाँ, एम्बेसडर के तौर पे काम करता था। ठीक है, इकोसिस्टम देखो, इकोसिस्टम क्या है, ये भी स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल यूनिट है। बायोस्फीयर का बताए थे, बायोस्फीयर टॉप लेवल पे है, उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। बात कर चुके हैं इसके ऊपर, जहाँ पे लिविंग बीइंग क्या हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि लिविंग बीइंग अबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यही तो होता है इकोसिस्टम, इंटरलिंक या इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। छोटे स्कूल में पढ़े हो ना, छोटे क्लास में, एक ही लाइन में इसका डेफिनेशन खत्म कर दिया गया है ना। इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक सिस्टम दैट इकोसिस्टम। बच्चा लोग जाके रट के लिख देता है वहाँ पे, और 2 नंबर में 2 सर खुश आता है बच्चे को, है ना, यही होता है ना। मैं एग्जाम्पल कोई नहीं देगा वहाँ पे। अब एग्जाम्पल यहाँ सीखो क्या है, बात समझे। उसमें लिविंग हो सकता है, फिजिकल इन्वायरमेंट, दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स क्या हो सकते हैं, बायोटिक प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल, फिश, बर्ड, माइक्रो, बहुत सारी चीज़। अब तुम्हारा बायोटिक में वाटर, सॉइल, है ना, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम भी वही है, ग्रेटली वेरी इन साइज, बड़ा साइज हो सकता है या छोटा साइज हो सकता है। इट इज़ अ फंक्शनिंग यूनिट ऑफ नेचर, हर एक का बहुत ज़रूरी है नेचर को रखने के लिए। क्यों, इंटरेक्ट करेगा ही नहीं तो काहे का नेचर। नेचर क्या दिया है, नेचर तो तुमको फूल ही ज़्यादा देता है कि सर्वाइव करो, तभी तो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, तभी तो ब्लू प्लानेट है तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है ना जी। बायोस्फीयर क्या है, संगम है 3 इंटरेक्शन का, लिथोस्फीयर, है ना, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। तो ये जहन में होना चाहिए चीज़। ठीक है, एवरीथिंग दैट लाइज ऑन एन इकोसिस्टम, जितने भी चीज़ इकोसिस्टम पे डिपेंड करेंगे दूसरे स्पीसीज पे। ठीक है, एंड एलिमेंट्स दैट आर आल्सो पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी, सभी इकोलॉजिकल कम्युनिटी का ही पार्ट होंगे, है ना। जहाँ से हम लोग इन न्यूट्रिएंट्स वैल्यू लेंगे, सब कम्युनिटी का ही पार्ट है, क्योंकि कम्युनिटी से ऊपर जा रहा है। तो कम्युनिटी जो भी ऊपर जा रहे हैं तो कम्युनिटी तो उसके अंदर ही आ जाएगा ना। इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर आ गया, पॉपुलेशन कम्युनिटी के अंदर चला गया, इकोसिस्टम कम्युनिटी के उसके अंदर चला जाएगा। ये तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना। इफ़ वन पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, यदि एक पार्ट इकोसिस्टम का डैमेज हो तो ऑब्वियसली से इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दो, पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा तुम्हारा ह्यूमन बीइंग। ठीक है, व्हेन एन इकोसिस्टम इज हेल्दी, जब इकोसिस्टम तुम्हारा हेल्दी हो या सस्टेनेबल हो, इसका मतलब क्या कि सभी एलिमेंट क्या है, बैलेंस। अभी देखो क्लाइमेट चेंज क्या है, अनबैलेंस का प्रतीक है कि नहीं। जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब अनबैलेंस्ड हुआ तभी तो एक्सटिंक्ट हुआ ना। ऐसे तो नेचर का फितरत है कि वो बैलेंस करके रख देगा, और अनबैलेंस हो रहा है इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। और दिक्कत क्या, ह्यूमन बीइंग का ही दिक्कत हो रहा है, बाकी का दिक्कत नहीं हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक पढ़ ही रहे हो तुम लोग, यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, इंडस्ट्रीज में तुम पावर प्लांट्स लगा दे रहे हो। आ जाओ, समझ रहे हो बात को। तो दैट इज द बेसिक रीजन व्हाई ecosystem is disturbed. If you have a kind of disturbance in any of the abiotic or biotic factors, that it will have great impact on other species. ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी चीज़। अब देखो, तो इसलिए क्या जरूरी है, इसलिए बोला जा रहा है कि इकोसिस्टम स्मॉल भी हो सकता है, सिंगल ट्री का भी इकोसिस्टम हो सकता है तुम्हारा, बिल्कुल हो सकता है। सिंगल ट्री पे डिपेंडेंट है, इंसेक्ट बर्ड, उठा दो उस चीज़ को, पिरामिड में खींच दो। बताए थे ना तुम लोग को कि जो नंबर होगा पिरामिड का, जो नंबर होगा वो इन्वर्टेड भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है। इन्वर्टेड होगा तो क्या होगा, ट्री का ही एग्जांपल है ना, कि एक ट्री के ऊपर बहुत सारा तुम्हारा बर्ड्स डिपेंडेंट है, पैरासाइट्स। उल्टा इन्वर्टेड बोल दिए है, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अब बाबू तुम लोग को समझना है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम तो 20 बार बता चुके हैं। ठीक है, और उसमें देख लेना कि शंकर आईएएस अपने आप को क्या बोल रहा है, इकोलॉजी है वो। ठीक है, देख लेना कैसे इकोलॉजी है। हाँ, तो ये तुम लोग को देखना है डाक में। देखो, अबायोटिक तुम लोग जानते हो कि जितने भी नॉन लिविंग पार्ट्स होंगे वर्ल्ड के, सभी क्या होगा, अबायोटिक होगा। उसमें तुम्हारा सोइल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, जितने भी है प्रेसिपिटेशन, सभी चीज़ हो सकते हैं। लाइट फेनोमेना, लाइट क्या इज ऑल अबाउट योर एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा, लाइट है। लाइट, लाइट कहाँ से आता है बताओगे जरा हमको। सन से कौन सा पार्ट से आता है, कोरोना से कैसे पहुंचा। कोर में, वेरी गुड, दिमाग लगा रहे हो, गुड। देखो उसके क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी चीज़ है। देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में काहे ना बात आएगा, अभी जस्ट बात आया कि नहीं आया, सभी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। नाइट्रोजन देखो,
है ना, सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें तुम्हारा फिजिकल प्रोसेस भी आ जाएगा। वॉल्केनोस क्यों नहीं आना चाहिए? वॉल्केनोस आएगा तो सल्फर आएगा ही आएगा वहाँ पे, है ना। देख रहे हो कदम कदम पे तुमको बोला जा रहा है कि बाबू इन्वायरमेंट और क्या बोलते हैं उसको, ज्योग्राफी को अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक साथ लेके पढ़ना है। तो डगर डगर पे तुम्हारा पॉइंट्स है दोनों में, ठीक है ना। देखो क्या है तुम्हारा फिजिकल प्रोसेस जो है, चाहे वॉल्केनो का बात हो, अर्थक्वेक का बात हो, फ्लड का बात हो, फॉरेस्ट फायर का बात हो, ये सभी कंडीशन क्या है तुम्हारा फिजिकल प्रोसेस के अंदर आएंगे। अबाइटिक फैक्टर्स देखो उसमें सब क्या है। अबाइटिक फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेयर एंड हाउ वेल एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट। सही बात है, अबाइटिक फैक्टर आपको ढंग से मिलना है तो ये डिपेंड करता है किस तरह आपका बैलेंस रहेगा इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स। यदि मान लो कि बहुत ज़्यादा वर्षा होना शुरू हो गया तो ऑर्गेनिज्म हो गया, त्रस्त हो गया वहाँ पे, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो बैलेंस्ड होने के लिए जरूरी है कि अबाइटिक फैक्टर भी बैलेंस रहे। उसके लिए ये भी जरूरी है कि तुम्हारा टेम्परेचर बैलेंस रहे। क्लाइमेट चेंज होगा तो कैसे बैलेंस रहेगा? अचानक तुम्हारा मानसून आ जा रहा है, अचानक तुम्हारा मानसून में ज़्यादा रेनफॉल हो जा रहा है, बात समझ रहे हो ना। ये सभी तुम्हारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, ठीक है। देखो अबाइटिक फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेयर एंड हाउ वेल एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन इट्स इन्वायरमेंट। समझ गए बात को। Although this factor interact with each other, one single fact can limit the range of an organism। बोला कि सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, मगर एक भी फैक्टर डिस्टर्ब हुआ तो पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म को बर्बाद कर सकता है, ग्रेट इम्पैक्ट हो सकता है। तुम सनलाइट का एग्जांपल ले लो, एक सनलाइट का टेम्परेचर बढ़ गया ना जी, रोक दिया ना ग्रीन हाउस गैस, क्या हुआ? त्रासदी आ गया, बहुत सारा ग्लेशियर पिघल गया तो क्या हुआ? मार्शल आइलैंड बर्बाद होगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज खत्म। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब खत्म हो गया तो झाल बजाते रहो, घर में बैठे रहो। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो, ये आपको समझना होगा, ठीक है। एनर्जी देखो, अब देखो यहाँ से हम लोग क्या किए, अबाइटिक फैक्टर को अलग अलग भाग में तोड़ दिए। एनर्जी देखो, एनर्जी क्या है, जैसे कि पहले भी बताया गया कि एनर्जी जो सन से आ बहुत एसेंशियल है मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। केवल इधर का नहीं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का नहीं, इकोटेक का भी। क्यों? जब एल्गी रोक दे रहा था, अलगम गुरुम हो जा रहा था, नीचे जिस ऑर्गेनिज्म को मिलना चाहिए था उसको भी तो नहीं मिल रहा है। जब उसको नहीं मिल रहा है तो पूरा डेट हो जा रहा है। जब डेट हो जा रहा है तो क्या है, ऑर्गेनिज्म ही खत्म। जब ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए तो क्या हुआ, एक्वाटिक सिस्टम खत्म। इकोसिस्टम खत्म हुआ तो क्या, पूरी तरह से त्रासदी आ जाएगा। यानी कि समझ रहे हो ना, हर एक ऑर्गेनिजम्स का होना बहुत जरूरी है, इंटरलिंक, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है। इन द केस ऑफ प्लांट्स, देखो प्लांट्स में देखो सन डायरेक्टली सप्लाइज द नेसेसरी एनर्जी, है ना, डायरेक्ट देता है इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। याद करो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है, याद करो तुम लोग कार्बन साइकिल को याद करो। शॉर्ट टर्म में क्या है कि सनलाइट के हेल्प से, करेक्ट, खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस, उसके बाद ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है। ग्लूकोज क्या है, फिर ट्रॉपिक लेवल्स पे बढ़ते हुए जाएंगे, अंतिम में एक समय आ जाएगा कि डेट कंपोज हो जाएगा, फिर से तुम्हारा डिकम्पोजर आएगा वहाँ पे, फिर से वो फेंक देगा कार्बन को। ये क्या एक साइकिल है, लूप में चलने वाला चीज़ है। तो देखो यही बताया गया यहाँ पे कि सिंस एनिमल्स कैन नॉट यूज़ द सोलर एनर्जी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए क्या करता है, कैसे यूज़ करता है, प्लांट्स को खा के। क्योंकि प्लांट तो डायरेक्टली यूज़ कर सकता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है। बस प्लांट ही है जो अपना खाना बना सकता है। जैसे केवल अर्थ ही है जिसके पास सर्वाइव हो सकता है अभी तक जितना ह्यूमन बीइंग ने जाना, उसी तरह प्लांट्स ही है जो खाना बना सकता है आउटोट्रॉप से। अब तो एनिमल तो ले ही नहीं सकते एनर्जी डायरेक्ट, तो वो किसके थ्रू ले रहे हैं, प्लांट्स के थ्रू ले रहे हैं। और तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वार्टरी कंज्यूमर। वो किचन में बनाना अलग है, तुम शरीर के अंदर बना लो तब ना हम मानेंगे। ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बना रहा है क्या सर? हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर, बिल्कुल, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहा है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहा है। तो ऐसे नहीं करते, अपना लोग रॉ मटेरियल से फूड बनाते हैं, और सभी ऑर्गेनिक है वो। ले सकते 4 बार वाला है, बाहर जाओ, समझ गए बात को। एनर्जी डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट। एनर्जी डिपेंड करते हैं कि किस तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तुम इक्वेटर का उठा के देख लो ना, ट्रॉपिक्स का, उसमें डाइवर्सिटी है। अमेज़न वहीं पे है तुम्हारा, ऊपर जाओ तुंद्रा क्या है, तुंद्रा में तुम्हारा है ही नहीं लाइट। क्यों नहीं है? क्योंकि 23 डिग्री से ऊपर है, वो डायरेक्ट नहीं वर्टिकल नहीं पड़ता है। जब वर्टिकल नहीं पड़ेगा तो डाइवर्सिटी वहाँ पे नहीं होगा। तुंद्रा में तुमको बहुत कम ऑर्गेनिज्म मिलेगा देखने को वहाँ पे।
तो यानी कि सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है तुम्हारा, वहाँ पे स्पीसीज में क्या डाइवर्सिटी होगा। जितना ही सनलाइट आएगा उतना ही रेनफॉल होगा। इक्वेटर में क्या है, हर समय बरसात भी होता है, हर समय गर्मी भी रहता है ना। 12 घंटा गर्मी, 12 घंटा पानी, इस तरह का स्थिति है। रेनफॉल देखो, रेनफॉल क्या है जानते हो कि ये भी वाटर क्या एसेंशियल है हर एक लिविंग बींग्स के लिए। मेजोरिटी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है वो एक्वस मीडियम में होता है, यानी कि वाटर के मीडियम में होता है। जैसे वाटर क्यों जरूरी है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। फाइन फर्दर वाटर बॉडीज फॉर्म द हैबिटेट फॉर मैनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्वेटिक एक्वाकल्चर सॉरी एक्वेटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी तो जरूरी है वाटर। क्यों, क्योंकि हम लोग पूरा डिपेंडेंट है वाटर। देखो तुम सेल का उठा के देख लो, सेल में तुम्हारा 75% ज़्यादा तुम्हारा वाटर है। हाँ, मैं बॉडी का ही बात कर रहा हूँ। तो हम लोग कभी भी वाटर को डिस्कार्ड कर ही नहीं सकते। आदमी पानी पी के जिंदा रह सकता है काफ़ी दिनों तक पानी पी के बिना भोजन का, ठीक है। हाँ, मगर बिना एक सप्ताह तुम बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है ना। समझ गए बात को। तो यानी कि क्या क्या बात किया भाई, ठीक में एनर्जी का बात हो चुका है, रेनफॉल का बात हो चुका है, अब टेम्परेचर का बात होगा। देखो टेम्परेचर क्या है, एक क्रिटिकल फैक्टर है इन्वायरमेंट के लिए, और ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है फॉर सर्वाइवल ऑफ योर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है किसी भी टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को। देखो तुमको पता है कि 0.1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है तो पूरी तरह से मरीन कल्चर खत्म हो सकता है। यू नो दिस थिंग्स, क्योंकि टॉलरेट होता है, टॉलरेबल टेम्परेचर तक ही बर्दाश्त कर सकता है वो। और इसलिए कि जो तुम्हारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि तुम्हारा एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है ना, 2 डिग्री से भी ऊपर चला गया है। वही पेरिस ट्रीटी में हम बात किए थे कि 2 डिग्री तक रखना है। मगर क्या बोल रहे हैं साइंटिस्ट लोग ये बोले कि 6 डिग्री तक बढ़ेगा ये तुम्हारा 2100, यानी कि 22वीं सेंचुरी में। अभी तो 21वीं सदी चल रहा है, 22वीं शताब्दी तक तुम्हारा बाबू कितना हो जाएगा, 6 डिग्री बढ़ेगा। और झुट्टो का पेरिस ट्रीटी एग्रीमेंट को लेके बात कर रहे हैं। पेरिस ट्रीटी एग्रीमेंट वाला काम नहीं होना है। 2 टेम्परेचर बढ़ चुका है अर्थ का। आप कौन सा दुनिया में जी रहे हैं, ये आईना दिखा रहा है एक्सपर्ट लोग। किसको, जो पेरिस ट्रीटी में साइन किया है। लॉकडाउन करेगा तो ठीक हो जाएगा। लॉकडाउन फिर तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लौटना ही है। कौन पे वो बच्ची, ये फिनलैंड वाला बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, वो छोटी लड़की, उस पर बहुत बड़ा आंदोलन भी चला है, फ्राइडे मूवमेंट, वही बोल रहे हो ना। हाँ देखो बात हो गया, ख़त्म हो गया। देखो टेम्परेचर का बात हो गया, एनर्जी खत्म हो गया, रेनफॉल, टेम्परेचर। अब देखो एटमॉस्फेयर जानते ही हो है ना कितना इंपॉर्टेंट है। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग कंडीशन सुइटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ हेल्दी बायोस्फीयर ऑन दिस प्लानट, है ना। बायोस्फीयर जहाँ रहेगा वहीं तो लिविंग बीइंग होगा। क्यों, बायोस्फीयर क्या है, आफ्टर ऑल 3 जंक्शन है, 3 चीज़ का जंक्शन है। लिथोस्फीयर यानी कि क्रस्ट का पार्ट, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों का संगम यदि अनबैलेंस्ड हो जाए तो नहीं हो सकता। और उसमें एक मेन अंग तो तुम्हारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। समझ रहे हो ना। अब देखो ये बताए थे ना कि इसके बारे में बताएंगे सबस्ट्रेटम। देखो ये बताए थे तुमको कि लैंड इज कवर्ड बाय सोइल। मानते हो इस बात को कि जो ज़मीन है सोइल है, सोइली है। एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड स्मॉल एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट जो मरे हैं वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। रूट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जो कि रूट्स है वो क्या, वो उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो क्या करता है, सोइल में वाटर पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, तभी तो सोइल क्या होता है, फर्टाइल होता है। सोइल में क्या फास्फोरस मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, वो ज़रूरी है। यदि ये सब चीज़ सोइल के अंदर रहेगा ही नहीं तो सोइल में कहाँ से प्रोड्यूस होगा सीड डालने के बाद। तो कहने का मतलब सबस्ट्रेटम क्या है, सबस्ट्रेटम सोइल का भाग है जहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके सोइल को एक ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में लाया जा रहा है जहाँ पे क्या कर सकता है, ये बहुत सारे चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं और जहाँ से ह्यूमन बीइंग खाएगा उस चीज़ को लेकर। समझे बात को। तो देखो क्या लिखा गया है, फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स पियर्स थ्रू द सोइल टू ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिज्म जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है, बात किए थे हम लोग इसके बारे में। तो टेरेस्ट्रियल होगा ऑब्वियसली लैंड पे डिपेंडेंट होगा। एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स लिव इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द सी। जानते हो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं या सी में भी रह सकते हैं, उसी के हिसाब से हम कभी इसको मरीन कल्चर भी बोल देते हैं, है ना। सम माइक्रोब्स लिव इवन इन अ हॉट वाटर वेंट्स अंडर द सी। सी के नीचे देखोगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो कि सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, मगर वो सब डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं। जान लो इस बात को। डॉर्मेंट स्टेज समझते हो, एक्टिव स्टेज में नहीं है। एक्टिव स्टेज में रहने के लिए जरूरी है कि यू हैव टू हैव सनलाइट।
बिना सनलाइट का आप एक्टिव स्टेज में कभी रह नहीं सकते। क्यों? सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, वो जरूरी है ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइव करने के लिए। फाइन, तो क्या क्या हुआ है बात, अब IT के ऊपर क्या क्या बात हुआ है, एनर्जी का बात हो चुका है, रेनफॉल का बात हो चुका है, टेम्परेचर का बात हो चुका है, एटमॉस्फेयर का बात हो चुका है, सबस्ट्रेटम का बात हो चुका है। अब बात करेंगे हम लोग मटेरियल्स का, ठीक है। मटेरियल्स में जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिक्र होगा ही, प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, लिपिड चाहिए, ह्यूमिक सब्सटेंसेस चाहिए, आर फॉर्म्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने, क्या? आफ्टर डिकम्पोजिशन। क्यों? यहाँ पे डिकम्पोजर्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इसको चेंज करेंगे। क्यों? ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, इनऑर्गेनिक चीज़ों को नहीं रख सकता है, नहीं ले सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? उसको ऑर्गेनिक चाहिए। ऑर्गेनिक मतलब इट्स ऑल अबाउट योर कार्बन, और हमारे बॉडी में कार्बन से रिलेटेड चीज़ हम खा सकते हैं, बाकी चीज़ हम नहीं खा सकते हैं, समझे ना। तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सभी तुम्हारा आया कहाँ से? इनऑर्गेनिक से आया है। कैसे आया? आफ्टर डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ योर डिकम्पोजर्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सल्फर है, नाइट्रेट्स है, ठीक है, आर वेरी एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और भी बहुत सारे चीज़ है यानी कि अबायोटिक में, जो कि डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को रिलेटेड, जैसे वाटर। वाटर क्या है? H2O, नो कार्बन, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। दूसरा क्या है तुम्हारा? फॉस्फेट्स, बता चुके हैं फॉस्फेट्स, आज भी बात हो रहा था, फॉस्फेट रॉक्स को याद करो, ठीक है। नाइट्रेट्स याद करो, नाइट्रेट्स क्यों? अभी आ जाएगा नाइट्रेट्स, लाइटनिंग एंड थंडरिंग, अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी आ जाएगा, जो तो बैक्टीरिया और क्लस्ट्रिडियम, करेक्ट। ये सभी चीज़ आ जाएगा, आयंस, ये सभी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइवल। तो मटेरियल्स इज ऑल अबाउट योर न्यूट्रिएंट वैल्यू दैट इज नीडेड इन ऑर्डर टू हैव लाइफ ऑन द अर्थ। अब देखो लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड बताए थे, लैटिट्यूड जरूरी है, इक्वेटर का बात आ जाएगा यहाँ पे तुरंत। इक्वेटर में ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि नहीं है? क्योंकि उसको मिल रहा है सनलाइट, मिल रहा है, सनलाइट मिलेगा तो रेनफॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पे। अब देखो बात करते हैं लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड। देखो यहाँ पे बोला है लैटिट्यूड क्या है? स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है एरिया का टेम्परेचर पे, करेक्ट बात है। इक्वेटर में ज़्यादा टेम्परेचर आएगा, है ना। टेम्परेचर इज ऑल अबाउट क्या है? सनलाइट आना और सनलाइट को ट्रैप कर देना। सनलाइट आ रहा है, उसको ट्रैप कर रहा है, वही टेम्परेचर है जी। सनलाइट कहीं पे भी आ सकता है, यदि आप उसको ट्रैप नहीं कर रहे तो टेम्परेचर में कोई योगदान नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट नहीं होता तो यहाँ पे हमको लाइट ही नहीं मिल पाता। धरती गर्म होना भी बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिजम्स के लिए, मगर अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए, है ना, बैलेंस्ड में रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लैटिट्यूड क्या है? स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है एरिया का टेम्परेचर पे, ठीक है। जिससे क्या होता है तुम्हारा, इसी की वजह से तुम्हारा क्लाइमेट चेंज अलग अलग, क्लाइमेट अलग अलग है, पोलर में अलग है, ट्रॉपिकल में अलग है, टेम्परेट में अलग है, ठीक है। दिस क्लाइमेट क्या है? डिटरमाइन डिफरेंट नेचुरल बायोम्स, और इससे क्या अलग अलग बायोम्स बनते हैं। बायोम क्या है? क्या है बायोम? हाँ, वही ट्रॉपिकल जोन, इकोसिस्टम में बायोम जानोगे तो क्या है कि स्पीसीज है जो कि आइडेंटिकल वेजिटेशन पे, आइडेंटिकल प्रेसिपिटेशन पे, आइडेंटिकल अबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। सवाना हो सकता है, टेम्परेट ग्रासलैंड हो सकता है, उस बायो में एक ही तरह का, हाँ एक ही तरह का चीज़ रहेगा। सवाना आएगा तुम्हारा याद आना चाहिए तुमको US से, तुमको अफ्रीका याद आना चाहिए, तुमको तुरंत ऑस्ट्रेलिया याद आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ग्राफ है। डाउन से, वेरी गुड। फिर कहाँ पे है? USA और कनाडा में है, दोनों है। वहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हाँ वो सबसे फर्टाइल लैंड है जी, वहाँ का गंगा है वो, ठीक है ना। चलो मिसिसिपी तो निकल जाता है बाहर का, वहाँ देखो वो तो बाहर निकल रहता है, इंटीरियर वो बाहर निकल जाएगा मिसिसिपी। देखो बायो फैक्टर, देखो बायोटिक फैक्टर्स, देखो बायोटिक फैक्टर क्या है? इसमें तुम्हारा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, माइक्रोब्स हो जाएंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज़ को हम लोग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट बात है। प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉप्स, अब इसी के बारे में जानकारी लो। प्राइमरी प्रोड्यूसर दैट इज ऑटोट्रॉप्स, यानी कि सेल्फ नरिशिंग, यानी कि सेल्फ प्रिपेयरिंग फूड, खुद ही खाना बना सकता है ये। जैसे जानते हो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो भी ग्रीन कलर का होगा, हो सकता है बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसमें एल्गी भी हो सकता है। एल्गी भी क्या है? ग्रीन कलर का, खुद ही खाना बना रहा है वो, ठीक है। अब क्या बोला है कि दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, सनलाइट के प्रेजेंस में। उसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। और इससे क्या हो रहा है, हम लोग को ये चीज़ नॉन प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर में पास ऑन होगा, ऊपर जाएगा,
एनर्जी के पिरामिड फॉर्म में बोलेंगे तो क्या होगा, एनर्जी घटते हुए चला जाएगा और इस लेवल पे घट जाएगा कि क्वार्टरनरी कंज्यूमर से ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि एनर्जी खत्म हो गया। हाँ ठीक है, वेरी गुड, फिर से लौटा देगा वो। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखो प्रोड्यूसर क्या है, टेरेस्ट्रियल में तुम्हारा क्या है कि प्रोड्यूसर क्या है, बेसिकली हार्बीवोरस है और वुडी प्लांट्स वगैरह है, ठीक है। और एक्वेटिक में जानते हो यही चीज़ तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक एल्गी वगैरह है ना, समझ रहे हो, जो कि प्रोड्यूस कर सकता है खाने को। अब कंज्यूमर भी हम लोग दो भाग में देख सकते हैं, एक एक्वेटिक कल्चर का भी देख सकते हैं, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का भी देख सकते हैं। तो कंज्यूमर क्या है, इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, अपना खाना नहीं बना सकता क्योंकि फोटोसिंथेसिस खुद होने को रहा नहीं। ये ऑर्गेनिक फूड डिपेंड करता है प्लांट, जो प्लांट लाया है उस पर, या फिर एनिमल्स पे भी डिपेंड कर सकता है। यही जो तुम्हारा ओमनीवोरस का कॉन्सेप्ट आता है, मार के खाते हैं, ठीक है, दोनों पे भी हो सकता है। कंज्यूमर को फिर दो भाग में हम लोग तोड़ सकते हैं, ये भी बताए थे, माइक्रो एंड मैक्रो कंज्यूमर्स लिखा दिए थे बोर्ड पे, याद होना चाहिए तुम लोग को। ये है मैक्रो क्या होता है, देखो मैक्रो मतलब क्या हुआ, दे फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स, और वो दोनों के लिए कर सकते हैं, किसके लिए, फूड सोर्सेज के लिए। हार्बीवोरस एग्जाम्पल क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है जो कि प्लांट्स पे फीड करते, जैसे काव हो गया, सीप हो गया, रैबिट हो गया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर देखो, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर करेगा, जैसे वेल्प्स हो गया। कार्निवरस क्या है, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को फीड कर सकता है और वो टर्सरी कंज्यूमर कहलाएगा, जैसे लायन है तुम्हारा, समझ रहे हो। ओमनीवरस क्या हो सकता है, जो प्लांट्स को भी खा सकता है और एनिमल्स को भी खा सकता है, मैन हो गया, ठीक है। अब है तुम्हारा मैक्रो हो गया। माइक्रो देखो, माइक्रो यहीं पे डिकम्पोजर का बात आता है, डिकम्पोजर भी तो है ना, इसको इसी को बोलते हैं सेप्टोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है, या डिकम्पोजर्स कह सकते हो। ये बैक्टीरिया और फंजाई यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एनर्जी को ऑब्टेन करता है, ठीक है, बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो प्लांट्स का भी हो सकता है, वो एनिमल्स का भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ से वो अपना एनर्जी को डिराइव करता है, ठीक है। फंजाई होता है, नहीं होता है फंजाई, प्रोनाउंसिएशन सुधारो अपना, ठीक है। द प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन, जो प्रोडक्ट्स होंगे डिकम्पोजिशन का आफ्टर डिकम्पोजर, ठीक है, डिकम्पोजर के फंक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे, सच एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिलीज इन द इकोसिस्टम आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड दस रिसाइकल। फिर इनऑर्गेनिक में हो जाएगा, फिर इनऑर्गेनिक होगा तो फिर तो प्लांट तो बैठा ही हुआ है, फिर से उसको ऑर्गेनिक कर देगा। देखो लूप में चल रहा है, न्यूट्रिएंट्स क्या चल रहा है, लूप में चल रहा है। क्यों, क्योंकि डिकम्पोज कर दिया डिकम्पोजर, फिर इनऑर्गेनिक दे दिया, और इनऑर्गेनिक में दे दिया तो यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स पड़ा हुआ है, फिर ऑटोट्रॉप्स क्या करेगा, उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देगा। समझ रहे हो ना बात को। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल दिया गया, देखो अर्थवर्म का हमेशा एग्जाम्पल यहाँ पे होता है कि नहीं है, अर्थवर्म और सर्टेन जो सोइल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा नेमोटाइड्स उसमें दिए थे, जैसे क्या है, आर्थ्रोपोड्स है, क्लास 9 का बुक देख लेना, ठीक है। ये क्या है, डेट्रिटस है, डेट्रिटस फीडर्स है, ठीक है, और ये हेल्प करता है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में, और इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डेट्रीवोर्स कहते हैं, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक बनाता है। बात समझे, ये बात कहाँ तक हुआ था, ये बात हुआ था तुम्हारा, कहाँ से तोड़े थे हम इस चीज़ को, इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट्स है, अबायोटिक हो गया और बायोटिक किए थे, ठीक है। अब इकोसिस्टम को तुम दो भाग में तोड़ो, हर समय जिक्र हो रहा है कि टेरिस्टोरियल हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है। टेरिस्टोरियल क्या है तुम्हारा, फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है। उसी तरह तुम्हारा एक्वेटिक क्या है, फ्रेश वाटर हो सकता है, सलाइन वाटर हो सकता है, मरीन वाटर हो सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही हो सकता है, ये भी बताया गया था। फ़र्क है बाबू, सलाइन और सलाइन क्या है, मैंग्रोव्स, ठीक है। सलाइन क्या है तुम्हारा, जहाँ पे सल्टी वाटर रहते हैं, ठीक है, सल्टी वाटर रहता है, तो क्या है, सी वाटर इज ए सलाइन वाटर। मरीन क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे तुम्हारा इस्चुरी हो गया, इस्चुरी तुम्हारा बनता है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। सी भी पास में, लैंड भी है, लैंड वाला भी तुम्हारा है कल्चर, यानी कि एक्वेटिक कल्चर वहाँ का भी है, दोनों का मिक्स होगा, मिक्स्ड बोलते हैं। ये भी डिपेंड करता है। ओली रिलेटिव्स देख लो तुम, ओली रिलेटिव्स वहाँ पे देख लो, उड़ीसा का देख लो, तुम्हारा गहिर माथा सेंचुरी देख लो, पूरी तरह से डिपेंडेंट है तुम्हारा मरीन कल्चर पे। हाँ बात समझे, हाँ मरीन वही समुद्र का है, ठीक है, सलाइन पूरी तरह से ओशंस का ही है, सॉल्टी वाटर, और एक मिक्स्ड होता है, ठीक है, मिक्स को बोलते हैं हम लोग। इस चिचोरी का तुम्हारा एक कैरेक्टर है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, इसमें भी लिखा हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, इस चिचोरी बन रहा है ना जी, बहुत ज़्यादा तुम्हारा डेल्टा वगैरह के साथ में बनता है वो भी, ठीक है, उसका भी क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग जियोग्राफी में। देखो अब गुड्स एंड, देखो इकोसिस्टम का फंक्शन तुम लोगों को बहुत बार ये माइंड मैप बना के बताए थे, करेक्ट। देखो क्या देता है इकोसिस्टम, तुमको फूड दे रहा है, फ्यूल दे रहा है, फाइबर दे रहा है, शेल्टर दे रहा है ना, बिल्डिंग मटेरियल्स दे रहा है, एयर को प्यूरिफाई कर रहा है ना, बताए थे एटमॉस्फेरिक रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
वो इसको डिकम्पोज करने में हेल्प कर रहा है, अर्थ के क्लाइमेट को मॉडरेट करने में हेल्प कर रहा है, फ्लड को रोकने में मदद कर रहा है। कैसे फ्लड को रोकने में मदद कर रहा है? मैंग्रोव्स है ना, इकोसिस्टम का पार्ट है कि नहीं है मैंग्रोव्स? कहाँ पे है अस्फा मैंग्रोव्स? हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, हाँ एक्सीलेंट। ड्रॉट को भी मैनेज करने में कर रहा है, टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाता है उसको भी कंट्रोल कर रहा है तुम्हारा इकोसिस्टम ही, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी को फिर से रीगेन करने में हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को प्रोड्यूस करने में। क्यों देख रहे हो, न्यूट्रिएंट साइकिल का ही तो इतना भाषा पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स देख रहे हो कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट कर रहा है ना। सभी चीज़ में हम लोग क्या कर, डिजीज को कंट्रोल करने में इकोसिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। तो कहाँ रोल नहीं है, सबसे सवाल ये है, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, क्रॉप वेराइटीज़ में लाइफ स्टॉक ब्रीड, यानी कि लाइफ स्टॉक एक कैटल और बढ़ रहा है, सभी में इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है। कल्चरल लाइफ है, एकदम कल्चर मिल गया हमको, कहाँ मिल गया, कैलाश पर्वत मिल गया, जाकर तपस्या कर रहे हैं, वो भी तो इकोसिस्टम का ही पार्ट है, समझ गए ना। तो इकोटोन लास्ट टॉपिक है आज के लिए, इकोटोन। इकोटोन क्या बताया है तुम लोग को, कुछ बताया है इकोटोन? हाँ, क्या है इसका? हाँ वेरी गुड, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इसका। हाँ, दो इकोसिस्टम मगर दो अलग अलग इकोसिस्टम जो वेरिड हो, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स अलग टाइप के हो, करेक्ट। तो इकोटोन से क्या फायदा हुआ तुमको, नीतीश तुम बताओ? दोनों स्पीसीज अट्रैक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे डाइवर्सिटी आ जाएगा स्पीसीज का, है ना, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वो। वेरी गुड, फर्टाइल हो सकता है, वेरी गुड। देखो तो क्या यहाँ पे समझो कि इकोटोन क्या है, जोन है, जंक्शन है टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम का। समझ गए बात को, बता दियो तुम लोग। एग्जांपल देखो, मैंग्रोव फॉरेस्ट का बात आएगा ही आएगा, पहला होना चाहिए इकोटोन में मैंग्रोव्स के लेकर। क्यों? क्योंकि टेरिस्टोरियल और इकोसिस्टम का दोनों का वेटलैंड है, वो कम्बिनेशन है वो, ठीक है। जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, इकोटोन कर रहा है मरीन और टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम का, यही बोले हैं मरीन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाटर है, डेल्टा है, ठीक है। अदर एग्जांपल्स आर ग्रासलैंड हो सकता है, यही स्टेरी हो सकता है, और रिवर बैंक भी हो सकता है। रिवर है, बैंक में वो तुम्हारा टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम है। देखो वहाँ पे पंछी लोग उड़ के आते हैं बैंक में, नदी के किनारे आते हैं कि नहीं आते हैं? क्यों? क्योंकि उसको मिलता है वहाँ पे कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मिलता है। ये भी तुम्हारा एक इकोटोन है। देखो फिगर देख लो, वहाँ पे फिगर देख लो, लैंड इकोसिस्टम है और एक्वेटिक इकोसिस्टम है, बीच का जो ट्रांजिशन है वो इसी को बोलते हैं हम लोग इकोटोन। अब मार्सी आइलैंड कहा जा रहा है, ठीक है। क्यों मार्सी आइलैंड? क्योंकि वेटलैंड है, ठीक है ना, क्योंकि वेटलैंड है, पूरी तरह से मर्सी नहीं है, पूरी तरह से वो नहीं है, वाटर नहीं है, दोनों का फीचर्स है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जंक्शन किस तरह का है। बड़ा जंक्शन भी हो सकता है, छोटा जंक्शन भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि इट हैज़ द कंडीशन इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम। बाहर इधर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इधर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी मैच करेगा, वहीं से तो डिराइव कर रहा है पावर को। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जोन ऑफ टेंशन, वर्ड लिखाए थे, जोन ऑफ टेंशन कहा जाता है, ठीक है। ये टेंशन मत समझना जो कि तुम समझ रहे हो, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ अ लीनियर एज इट सो प्रोग्रेसिव इंक्रीज। ये लीनियर है, इसका ग्राफ लीनियर होता है। क्यों? ये आपको बता रहा है कि किस तरह ये प्रोग्रेसिव स्पीसीज यहाँ पे डिपेंड करेंगे, कैसे नंबर बढ़ेगा एक कम्युनिटी का, ठीक है। और साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन द स्पीसीज ऑफ अदर आउटगोइंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी। हो सकता है कि उसको फेवरेबल नहीं लगे और वहाँ से चला जाए, और हो सकता है कि कोई उसको फेवरेबल लगे और वहाँ आ जाए, यानी कि आउटगोइंग और इनकमिंग है ये। किसी के लिए बहुत अच्छा लग जाएगा वो, तो वहाँ पर रह जाएगा। किसी के लिए हो सकता है कि उसको एक्वेटिक का ही चाहिए ऑर्गेनिज्म को, कंडीशन एक्वेटिक में चला गया, क्योंकि एक्वेटिक बगल में ही प्रेजेंट है, टेरेस्ट्रियल भी बगल में प्रेजेंट है, और ये तो दोनों का ही समावेश है, दोनों का मिक्सचर है। अ वेल डेवलप, देखो अब यहाँ जो अच्छे से डेवलप इकोटोन्स हो गया, उसमें क्या है तुम्हारा ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडजॉइनिंग। मगर क्या बोल रहा है कि जो वेल डेवलप्ड हो जाए वो अलग हो जाएगा, उसका डाइवर्सिटी अलग हो जाएगा इससे और इससे। ये वेल मैच्योर्ड है। जब इकोटोन पीक पे चला जाएगा तब ऐसा स्थिति को वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी उसके अंदर आ जाएगा। देखो sometimes the number of species and the population density of the sum of the species is much greater in this zone than either community। इधर से भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? कंडीसिव इन्वायरमेंट, और यहीं पे उसको बोलते हैं एज इफेक्ट। और जो स्पीसीज वर्चस्व देगा, जो ज़्यादा स्पीसीज रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे एज स्पीसीज। यानी कि एज इफेक्ट क्या है, एज इफेक्ट ये कि स्पीसीज का ज़्यादा बढ़ना एज कम्पेयर टू नेबरिंग इकोसिस्टम, ठीक है, वो एज इफेक्ट है। और कोई स्पीसीज उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, वो एज स्पीसीज, ठीक है।
द ऑर्गेनिजम्स विच अकर प्राइमरली और मोस्ट एबंडेंटली इन दिस जोन, वही एज स्पीसीज देखो यहाँ पे भी लिख दिया गया है। इन द टेरिटोरियल इकोसिस्टम एज इफेक्ट इज जनरली अप्लीकेबल टू बर्ड्स। अब जो टेरिटोरियल इकोसिस्टम में जो एज इफेक्ट है, यानी कि एज जो स्पीसीज है वो बर्ड्स होते हैं, क्योंकि बर्ड ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन द मिक्सड हैबिटेट ऑफ द इकोटोन, बताया ना बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। फॉरेस्ट एंड डेजर्ट भी एक इकोटोन हो जाएगा, दो अलग सिस्टम है, एक फॉरेस्ट एक डेजर्ट है, बीच का ट्रांजिशन है, ठीक है। यहाँ पे भी तुम्हारा बर्ड्स ही ज़्यादा हो गया। जैसे ग्रेट बस्टार्ड देख लो तुम्हारा राजस्थान का, ग्रेट बस्टार्ड देख लो, क्या वहाँ का स्टेट एनिमल है कि नहीं है, उसके लिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है बाबू IUCN की लिस्ट के हिसाब से। इसके लिए क्या होगा, संरक्षण दिया जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर भी आ जाएगा वो, ठीक है, समझे। That is the end of today's class. Tomorrow we will do niche